नमस्कार, मैं श्री गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल का यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रदीप चौहान। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। इस चैप्टर में हमने जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार है उसमें सबसे पहला प्रकार संयोजन अभिक्रिया पढ़ लिया और उसके बाद में वियोजन अभिक्रिया भी हमने जो है शुरू किया है और उस वियोजन अभिक्रिया की जो परिभाषा है वो परिभाषा हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हमें वियोजन अभिक्रियाओं के जो प्रकार हैं उनके बारे में अध्ययन करना है। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, वियोजन अभिक्रिया है क्या, किसे कहते हैं। देखिए, वियोजन अभिक्रिया जिसको अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है, अपघटन का मतलब होता है टूटना या फिर पृथक होना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई अभिकारक वियोजित होकर, टूटकर या अपघटित होकर के दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब किसी भी अभिकारक को, ठीक है, वियोजित होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा जो है ऊष्मा या ताप के रूप में, प्रकाश और विद्युत के रूप में प्रदान की जाती है। तो इसी वजह से जो वियोजन अभिक्रिया जो है वो तीन प्रकार की पाई जाती है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया और विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो तीन प्रकार है जिसमें से सबसे पहला प्रकार हम पढ़ रहे हैं और वो प्रकार है कौन सा, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अब ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या है, किसे कहा जाता है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है। नाम से पता चलता है कि यदि ऊष्मा की उपस्थिति में कोई पदार्थ वियोजित होकर के दो या दो से अधिक नए पदार्थों का या उत्पादों का निर्माण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। क्योंकि जो अभिकारक है वो किसकी उपस्थिति में, ऊष्मा की उपस्थिति में क्या होता है, वियोजित होता है और नए उत्पाद बनाता है। इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया को क्या परिभाषित कैसे किया जाता है, यदि ऊष्मा की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ऊष्मा की उपस्थिति में कोई अभिकारक वियोजित होकर, क्या होकर, वियोजित, अपघटित, ठीक है, या टूटकर वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो इसे क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन। तो इसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा हो गई, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया में हम इसके जो है उदाहरण समझते हैं। क्या क्या उदाहरण है इसमें, देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लेता हूँ CaCO3 और CaCO3 किसका फॉर्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट का, इसको संगमरमर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, या ये फॉर्मूला है किसका, संगमरमर का। ठीक है, अब ये कैल्शियम कार्बोनेट वियोजित होता है किसकी उपस्थिति में, ऊष्मा या ताप की उपस्थिति में। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ऊष्मा की उपस्थिति में वियोजित होगा और क्या बनाएगा, ये Ca, एक ऑक्सीजन इसमें से ले तो क्या बन जाएगा, CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा ये, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, या इसको बिना बुझा चूना भी कहते हैं, या इसको क्या कहा जाता है, बिना बुझा चूना भी कहा जाता है। प्लस साथ में आप देखेंगे ये C, एक ऑक्सीजन इसमें से निकल गई, पीछे बची जो दो, तो ये बन जाएगा CO2 और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये कैल्शियम कार्बोनेट ये अभिकारक है
ठीक है। और ये ऊष्मा की उपस्थिति में दो उत्पादों का निर्माण कर रहा है, एक है कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बिना बुझा चूना भी कहा जाता है, और दूसरा है CO2 जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। अब इसी तरीके से इसका एक और एग्जाम्पल देखें, दूसरा एग्जाम्पल इसमें देखें। यहाँ पर मैं लिखता हूँ KNO3, इसको कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। और पोटेशियम नाइट्रेट के दो अणु लिए, ठीक है, और ये भी ऊष्मा की उपस्थिति में वियोजित होता है। तो कैसे वियोजित होगा, यहाँ पर KNO3 है, यानी कि पोटेशियम 2 है, नाइट्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन कितनी है, 3 दूनी 6 है। तो यहाँ पर जो बनता है क्या बनेगा, KNO2, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, KNO2। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर पोटेशियम 2 है, नाइट्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन 2 दूनी कितनी है, 4 है, जबकि इधर कितनी थी, 6। तो कहने का मतलब है कि इधर 4 ऑक्सीजन आ रही है, 2 ऑक्सीजन और चाहिए, तो प्लस क्या लिख देंगे यहाँ पर, O2, ये इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो उत्पाद बना है ये है पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट, ठीक है। और ये है ऑक्सीजन, क्या है ये, ऑक्सीजन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पोटेशियम नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है या उसको ऊष्मा प्रदान की जाती है, तब वह दो उत्पादों का निर्माण करता है। एक तो है KNO2 और दूसरा क्या हो जाएगा, O2। और इसी तरीके से इसमें एक और हम जो है एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। और वो एग्जाम्पल क्या है, इसको मैं रफ किए दे रहा हूँ। यहाँ पर हम लेते हैं PbNO3 होल ट्वाइस, इसको कहते हैं लेड नाइट्रेट, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, लेड नाइट्रेट का, और इसके दो अणु लिए जाते हैं लेड नाइट्रेट के। और जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, इसको ऊष्मा प्रदान की जाती है, तब क्या बनता है यहाँ पर, PbO, लेड ऑक्साइड। क्या बनेगा यहाँ पर, लेड ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। और इसके साथ में यहाँ पर NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं उत्पन्न होता है भूरे रंग का, ठीक है ना। यह है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये जो है भूरे रंग का क्या है, धुआं उत्पन्न होगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर आ जाएगा O2। अब इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पर Pb2 है, ये 2 हो गए अब यहाँ पे, ठीक है ना। नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 तो ये है ही, और इस 2 का इस 2 के साथ में गुणा करेंगे तो 2 दूने 4 हो जाएंगे नाइट्रोजन, तो यहाँ पर 4 लिख दिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर ये 3 दूनी 6, और 6 दूनी क्या हो जाएगी, 12। देख रहे हैं ना, O3 है और होल ट्वाइस करके लिखा हुआ है, तो ये आप देख लो, गुणा करें, 3 दूनी 6 और 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12। अब यहाँ पर कितनी आ रही है, 2 तो ये हो गई, और 2 का इस 4 से गुणा करोगे तो 4 दूने 8, तो 8 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, ठीक है। तो 8 और 2 10 और 2 ये 12, बराबर हो गए ना, 6 दूनी 12। तो ये कैसी है, संतुलित है समीकरण। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब लेड नाइट्रेट को परखनली में लेकर के बर्नर पर रख करके उसको गर्म किया जाता है, तब उसमें भूरे रंग का धुआं उत्पन्न होता है। और ये जो भूरे रंग का जो धुआं उत्पन्न होता है वो किसके कारण होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनने के कारण होता है। तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्पन्न होता है, क्यों, रासायनिक समीकरण दीजिए। तब आपको ये रासायनिक समीकरण देना पड़ेगा। PbNO3 होल ट्वाइस लेना है, जिसको लेड नाइट्रेट कहेंगे, इसको गर्म करेंगे या इसको ऊष्मा देंगे, तब ये लेड ऑक्साइड में, साथ में NO2 में और O2 में, ठीक है ना, क्या हो जाता है, ये वियोजित हो जाता है और NO2 बनता है। और NO2 के बनने पर जो है भूरे रंग का क्या है, धुआं उत्पन्न होता है। तो ये जो उदाहरण हमने देखे, ये ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया।
अब ऊष्मीय वियोजन के बाद में अगला जो प्रकार आता है वियोजन अभिक्रिया का, वो है प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। तो पढ़ते हैं प्रकाश वियोजन अभिक्रिया के बारे में। तो दूसरा प्रकार जो है इसमें वो है प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब इसमें जो है ऊष्मा की जगह क्या लिख देंगे, शब्द प्रकाश, कि यदि प्रकाश की उपस्थिति में कोई अभिकारिक वियोजित होकर के दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो इसे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब लैंग्वेज वो की वो चल रही है, बस आपको जो है ऊष्मा के स्थान पर जो शब्द लिखना है वो क्या हो जाएगा, प्रकाश। बाकी वो की वो लैंग्वेज है, वो की वो परिभाषा है। तो प्रकाश वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या बनी कि यदि प्रकाश की उपस्थिति में कोई अभिकारक वियोजित होकर के दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लें, जैसे मान लीजिए कि एक चीनी मिट्टी की प्याली है और उसमें हम जो है सिल्वर क्लोराइड AgCl को लेकर के रख देते हैं। सफ़ेद कलर का चूर्ण होता है और उसको सूर्य के प्रकाश में रखते हैं। कुछ समय बाद में हम देखते हैं तो वो सफ़ेद रंग का जो चूर्ण होता है वो दूसरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। क्यों हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो यहाँ पर लिया हमने AgCl, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। क्या कहेंगे इसको, सिल्वर क्लोराइड। और इसको आपने रखा सूर्य के प्रकाश में। किस में रखा आपने, सूर्य के प्रकाश में रखा। तो सूर्य के प्रकाश में, अच्छा सिल्वर क्लोराइड जो होता है ये जो है श्वेत रंग का होता है। कौन से रंग का है ये, श्वेत रंग का चूर्ण होता है। और जैसे ही आपने इसको सूर्य के प्रकाश में रखा तो कुछ समय बाद में आप देखोगे कि ये AgCl जो है वियोजित हो जाता है किस में, Ag+Cl2 में, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये बन जाएगा सिल्वर और ये बन जाएगा यहाँ पर क्लोरीन, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे ये जो है इसका रंग जो होता है वो बदल करके श्वेत रंग से परिवर्तित होकर के क्या हो जाएगा, दूसरा रंग हो जाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल आता है, सिल्वर क्लोराइड की जगह अपन ले सकते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। ये है सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। और सिल्वर ब्रोमाइड को लेकर के अगर इसको भी सूर्य के प्रकाश में रखा जाएगा तब भी यह वियोजित हो जाएगा किसमें, यह वियोजित हो जाता है Ag+Br2 में। आप देखें AgBr के दो मॉलिक्यूल लिए थे तो Ag और Br ये दोनों भागों में विभक्त हो गया, Br2 बन जाएगा और 2Ag, यहाँ पर 2 लिख देंगे 2Ag। तो ये बन जाएगा सिल्वर और यहाँ पे आ जाएगी ये ब्रोमीन। और इन दोनों अभिक्रियाओं का उपयोग किया जाता है श्वेत श्याम फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इन दोनों का, ठीक है ना, इन दोनों अभिक्रियाओं का उपयोग श्वेत श्याम यानी कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न बन गए कि श्वेत श्याम फोटोग्राफी में कौन सी अभिक्रियाओं का उपयोग किया जाता है, रासायनिक समीकरण लिखिए। तब आपको ये दोनों रासायनिक समीकरण लिखने हैं। या आपसे पूछ लिया जाए कि श्वेत रंग के सिल्वर क्लोराइड चूर्ण को सूर्य के प्रकाश में रखने पर दूसरा रंग क्यों हो जाता है, रासायनिक समीकरण लिखिए। तब आपको ये रासायनिक समीकरण लिखना है। श्वेत रंग से कौन सा, दूसरा रंग किसकी वजह से आया, सिल्वर बनने की वजह से आया, ठीक है। तो ये दोनों जो उदाहरण हैं ये किसके हैं, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया के। अब प्रकाश वियोजन के बाद में जो अगला प्रकार आता है वो है वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो जो अगला प्रकार है
वो है वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, और वैद्युत वियोजन अभिक्रिया में क्या लिखा जाता है कि यदि कोई अभिकारक जो है गलित अवस्था में हो, कौन सी अवस्था में हो, गलित अवस्था में हो, तब उसका वियोजन जो होता है वो वैद्युत की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, वैद्युत की उपस्थिति में किया जाता है, उसका वियोजन वैद्युत की उपस्थिति में होता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें वैद्युत की उपस्थिति में गलित अवस्था में उपस्थित अभिकारक का वियोजन होता है और दो या दो से अधिक नए उत्पादों का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहेंगे, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। तो यदि विद्युत ऊर्जा की उपस्थिति में, यदि विद्युत ऊर्जा, सही से लिख देते हैं, यदि विद्युत ऊर्जा की उपस्थिति में कोई गलित अवस्था में उपस्थित, गलित अवस्था में उपस्थित अभिकारक, ठीक है, वियोजित होकर, क्या होकर, वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो इसे क्या कहेंगे, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है, यदि विद्युत ऊर्जा की उपस्थिति में कोई गलित अवस्था में उपस्थित अभिकारक क्या होकर के, वियोजित होकर के दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो उसे वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या है वो समझेंगे हम। इसके एग्जाम्पल क्या है वो समझें। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे NaCl, दो मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, और ये NaCl जो है ये कौन सी अवस्था में है, गलित अवस्था में। ये है क्या, ये है सोडियम क्लोराइड, क्या ये सोडियम क्लोराइड है, और कौन सी अवस्था में, ये गलित अवस्था में, ठीक है ना, ये है गलित अवस्था में। तब इसका हमें क्या करना है, अपघटन करना है, वियोजन करना है। तब क्या प्रवाहित की जाएगी इसमें, विद्युत, यानी कि इसका क्या करेंगे, वैद्युत अपघटन करेंगे। और इसका जब वैद्युत अपघटन होता है तब क्या बनेगा, तब यहाँ बन जाएगा Na, यानी कि सोडियम बन जाएगा, प्लस ये Cl और ये 2, ये बन जाएगा Cl2, यानी कि क्लोरीन। तो इस प्रकार से जब कोई गलित अवस्था में अभिकारक पाया जाता है तो उसका वैद्युत अपघटन किया जाता है और उत्पाद का निर्माण किया जाता है, जैसा आप इस समीकरण में देख सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए यहाँ पर है H2O, यानी कि जल है, और जल का जब वैद्युत अपघटन किया जाता है, जल का जब वैद्युत अपघटन किया जाएगा तब आप देखोगे यहाँ पर ये 2H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, प्लस ये O और ये 2 ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। तो ये है हाइड्रोजन और ये हो जाएगी ऑक्सीजन, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो कि दोनों गैसों में से कौन सी गैस दोगुनी मात्रा बनती है, हाइड्रोजन गैस दोगुनी मात्रा में बनती है। अच्छा, ये जल का जो वैद्युत अपघटन है इसका एक प्रयोग भी किया जाता है, और वो प्रयोग क्या है, वो कैसे होता है, इसको आप समझेंगे। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक का एक हमने लिया मग, ठीक है, हमने एक प्लास्टिक का क्या लिया, एक मग लिया, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर ये प्लास्टिक का एक मग है, और इस प्लास्टिक के मग के तले में, यहाँ पर तल में हमने 2 छिद्र कर लिए, और 2 छिद्र करने के बाद में इसमें जो है क्या लगा लिए, रबर के कॉर्क लगा दिए, रबर के क्या लगा लिए इसमें, कॉर्क, ठीक है। तो ये है रबर कॉर्क और ये है मग, ठीक है। अब हम क्या करते हैं,
कि ये जो रबर कॉर्क हमने लगाए हैं इनमें क्या है कि एक एक छिद्र पाया जाता है, तो हम इसमें ग्रेफाइट की रॉड लगाते हैं, यानी इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। ये इलेक्ट्रोड हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसमें फिट कर दिए जाएंगे। कार्बन के इलेक्ट्रोड या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जिसको कहा जाता है वो इसमें लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड हो जाएंगे, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ये हो गए ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। और इन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया जाता है 6 वोल्ट की बैटरी से। कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है इसको? 6 वोल्ट की बैटरी से जो है जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस मग में इतना पानी भरते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये जल से डूब जाए, जल में डूबे हुए होने चाहिए ये। ठीक है, और साथ साथ में इस जल में हम जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या मिलाएंगे? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देंगे। ठीक है, क्या मिला देंगे इसमें? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देंगे। तो ये है जल, और जल के साथ में है प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदे, कुछ बूंदे। ठीक है ना, तो जल में हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की कुछ बूंदें डाल दी। अब हम क्या करते हैं, 2 परखनली लेते हैं, परखनलियों को भी पानी से भर लेते हैं और उनको इन दोनों इलेक्ट्रोड पर उल्टा रख देते हैं। ये इस प्रकार से परखनलियों को जो है इलेक्ट्रोड पर हमने क्या रख दिया? उल्टा रख दिया। ठीक है, और हम क्या देखेंगे, अच्छा इस उपकरण को कुछ समय के लिए छोड़ देंगे और कुछ समय बाद में जब हम देखते हैं तो परखनलियों में जो पानी भरा हुआ है ना उसमें हमें जो है बुलबुले दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? बुलबुले दिखाई देते हैं। ये इस तरीके से बुलबुले ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं यहाँ पर। और आप देखोगे कि एक अच्छा ये बुलबुले उठ रहे हैं यानी कि इसमें गैस बन रही है, और जो गैस बन रही है वो गैस क्या करती है कि परखनली के अंदर जो पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ, उसको क्या करेगी? वो विस्थापित करेगी। तो एक परखनली में जो जल का जो विस्थापन होता है वो अधिक होता है और एक में क्या होता है? कम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब जल का वैद्युत अपघटन होता है तो उसमें 2 प्रकार की गैस बनती है, एक बनती है हाइड्रोजन तो दूसरी बनती है ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन 2 गुनी मात्रा में बनती है, किसकी तुलना में? ऑक्सीजन की तुलना में। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जिस परखनली में जल का विस्थापन ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर कौन सी गैस बन रही है? हाइड्रोजन गैस बन रही है। अब पता कैसे लगाए? तो हम क्या करते हैं कि ये जो परखनली है, ठीक है ना, इसको बाहर निकालेंगे अंगूठा रख करके, और फिर इसके पास में जलती हुई तीली या मोमबत्ती ले जाते हैं। तो हाइड्रोजन गैस जो है ज्वलनशील होती है और नीले रंग की ज्वाला जो है उत्पन्न करती है। तो नीले रंग की ज्वाला जो है उत्पन्न होती है और हमें पता चल जाता है कि उसमें कौन सी गैस बनी है? हाइड्रोजन गैस बनी है। तो इस तरीके से जल के वैद्युत अपघटन को इस प्रयोग के द्वारा समझाया जाता है। वियोजन अभिक्रिया के बाद में हम जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के अन्य प्रकार पढ़ेंगे, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे।